तो एयर एयर कंडीशनिंग पार्ट में, यानी कि एयर कंडीशनिंग जहां पर हम क्या करते हैं, अपने एयर को कंडीशन करते हैं, अपने बॉडी को कंफर्ट में लाने के लिए हम हर एक उपाय करते हैं, है ना। यही हो गया एयर कंडीशनिंग, एसी। तो सबसे पहले हम लोग एसी के बारे में जानने से पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि आखिर जो है ये एयर कंडीशनिंग कैसे होता है, कौन कौन सा फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेवार होता है, हम उस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एयर कंडीशनिंग का जो स्टार्टिंग टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है साइकोमेट्री। ठीक है, साइकोमेट्री ये हमारा चैप्टर है, आज का टॉपिक भी है क्लास का, साइकोमेट्री। जिसके अंडर जो है हम एयर कंडीशनिंग का ही ये हिस्सा है। यहाँ से समझ लीजिए कि एयर कंडीशनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम साइकोमेट्री को हम डिफाइन करते हैं। तो साइकोमेट्री पूछेगा क्या है, तो साइकोमेट्री जो है ये एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस है। ये साइकोमेट्री क्या है, एक इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का कहने का मतलब हो गया कि मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर और प्लस वाटर वेपर। ठीक है, जब ड्राई एयर में वाटर वेपर की मौजूदगी होती है, ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके कहा जाता है मॉइस्ट एयर। तो साइकोमेट्री क्या है, तो ये एक इंजीनियरिंग ब्रांच का वो साइंस है जिसके अंडर में हम मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर एक मॉइस्ट एयर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। क्योंकि एयर कंडीशनिंग के लिए जैसे कि हम जनरली किसी एक स्पेस को कंडीशन करते हैं, जैसे ये एक हमारा रूम हो गया, है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हुए हैं, एक एसी लगाए हुए। ये एसी यहाँ से अपना कूल एयर का, या फिर अगर गर्मी का सीजन है तो कूल एयर का सप्लाई करता है, अगर ठंडा का सीजन है तो हॉट एयर सप्लाई करता है। ये अकॉर्डिंग टू द मौसम डिपेंड करती है ना। लेकिन कोई भी मौसम हो, ये एयर हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर या उस फैक्टर को मेंटेन करके रखता है, जो फैक्टर हमको क्या दे सके, यहाँ पर कंफर्ट दे सके, जहाँ पर हम रिलैक्स महसूस कर सकें, है ना। तो जो ये रूम में मौजूद एयर है, यहाँ पर जो रूम में मौजूद एयर है, ये एयर ही हमारा क्या है, मॉइस्ट एयर है। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर को जो दो पार्ट है, एक ड्राई एयर है और एक वाटर वेपर है। तो ड्राई एयर जो हो गया, इसके अंडर में जो हम लोग पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा मेजर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन है, हाइड्रोजन है ना, CO2 है। तो ये जितने भी गैसेज है, ठीक है, सिर्फ वाटर वेपर को छोड़ करके बाकी जितना भी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, है ना, या सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी जितना भी गैस है, ये सब आ जाता है किसके कैटेगरी में, तो ड्राई एयर के कैटेगरी में आ जाता है। और वाटर वेपर हो गया कि ये मतलब वाटर का इवेपोरेशन फॉर्म में होता है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ जो है वो जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर जो है तो यहाँ पर एयर का एक कवर है। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ अर्थ से हम लोग कुछ हाइट तक जाएंगे तो यहाँ तक हमको क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। उसके बाद एक सर्टेन हाइट के बाद एयर जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब हम लोग ऐसे कहें तो जो ये हमारा अर्थ है वो ओशियन ऑफ एयर, एयर के ओशियन में डूबा हुआ है ना। हम लोग जो है ओशियन ऑफ एयर में है। और अर्थ पे भी दो हिस्सा है, एक एक लैंड पार्ट है, यहाँ पर एक तरफ लैंड पार्ट है और एक वाटर पार्ट है। जनरली हम जानते हैं कि अर्थ का जो है 2/3 भाग वाटर है और 1/3 भाग क्या है, लैंड है। ऐसा हम लोग बोले तो अर्थ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है सो काफी प्रचुर मात्रा में है ना। और जब जो है सो डे टाइम में जब यहाँ पर सन जो है, सन राइज करती है, यहाँ से सन का लाइट जब इस अर्थ पे फॉल करता है तो यहाँ पर मौजूद वाटर का सोर्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। जैसे
ओशियन हो गया, सी हो गया, है ना, रिवर हो गया, लेक, पॉन्ड, या फिर जो इवन की जो पेड़ पौधा है, ट्री है, वो भी हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है और वो भी वाटर जो है तो रिलीज करता है ना। तो यहाँ पर वाटर का कई तरह का सोर्स है, लेकिन जब ये सन जब का रे जब अर्थ पे आती है तो यही वाटर जो है मतलब गर्म हो करके, है ना, अपना जब ये बॉइलिंग पॉइंट को गेन करता है तब यहाँ पर ये वाटर इवेपोरेट करते हुए कहाँ चली जाती है, तो इसी एयर में जा करके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो एयर में यानी कि कहीं ना कहीं एयर में जो है वाटर वेपर का मौजूदगी होता है। हालांकि वाटर वेपर का जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कुछ एरिया ऐसा है जहां पर वाटर की प्रचुर मात्रा है, जैसे जो भी कोस्टल रीजन है, मतलब समुद्री एरिया है ना, वहां पर क्या है, वाटर इतना ज्यादा है, तो वहां का अगर हम लोग एयर में अगर वाटर की क्वांटिटी को देखेंगे तो वाटर का अवेलेबिलिटी वहाँ क्या है, ज्यादा है। और वही हम लोग किसी रेगिस्तान एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर वाटर की बहुत कमी है, तो वहाँ पर हमको एक सूखी हवा जैसा महसूस होगा, है ना। और वही समुद्र के किनारे अगर थोड़ा देर हम लोग बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश का छोटा छोटा बूंद जो है हमारे शरीर पे गिर रहा है। मतलब वहाँ के एयर में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, काफी ज्यादा है। और वही हम लोग डिजर्ट एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। तो अब वहाँ का जो कोस्टल रीजन का एयर है वहाँ पर उस एयर में वाटर वेपर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वही डिजर्ट में जो है तो वो नहीं है, मतलब कम है। तो ऐसा हम लोग कह सकते, यहाँ से इस तरह से ये हमें पता चलता है कि वाटर वेपर की जो मौजूदगी है वो हर एक प्लेस पे सेम नहीं होता है। वो हर प्लेस पर जो है अलग अलग होता है, उसकी डेंसिटी या उसकी अवेलेबिलिटी। ये डिपेंड करता है कि वो एरिया में कितना वाटर जो है वो अवेलेबल है। ओवरऑल बोले तो एयर में जो है वाटर वेपर का भी क्या है, मौजूदगी है। और वाटर जो है यहाँ पर किस फॉर्म में है, तो एक स्टीम के फॉर्म में है, यानी कि वेपर के फॉर्म में एयर में क्या है, मौजूद है। तो स्टीम भी एक तरह का गैस का जैसा बिहेव करता है ना। तो वाटर वेपर यहाँ पर एयर के साथ एक गैसियस स्टेट में मिक्स है। अगर हम लोग यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं कि एक तो ड्राई एयर मौजूद है, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब हो गया। दूसरा चीज है कि यहाँ पर वाटर वेपर मौजूद है, वाटर का भी मौजूदगी है। और तीसरा चीज जो इसमें एक और है वो है पॉल्यूटेंट, है ना। कई सारा पॉल्यूटेंट जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, है ना, कुछ स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट है, ये भी एयर में मौजूद है ना। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर को अगर ले जाते हैं कहीं पर क्योंकि कंडीशन जब भी हम करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर को ही करेंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है तो एटमॉस्फेरिक एयर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब हम इसको एयर कंडीशन करने के लिए इस एयर को ले जाएंगे या फिर इस एयर को एयर कंडीशन करेंगे, तो सबसे पहला चीज ये हमारा टारगेट होगा कि इसमें से पॉल्यूटेंट को पहले क्या कर दे, रिमूव कर दे। ठीक है, अगर यहाँ से पॉल्यूटेंट रिमूव हो गया तब जाकर के ये ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, है ना, ये दो बच गया, तो इसी को तब हम लोग कहते हैं मॉइस्ट एयर। यानी कि एयर कंडीशनिंग या साइकोमेट्री चैप्टर के अंडर में हम पॉल्यूटेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसा मानते हैं कि एटमॉस्फेयर एयर में पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं है, लेकिन रियलिटी में मौजूद है। तो इसको करेंगे क्या, तो पहले जो है तो हम फिल्टर करके पॉल्यूटेंट को बाहर करेंगे, उसके बाद जा करके जो ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर बच जाएगा वो ही हमारा मॉइस्ट एयर है, और उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ साइकोमेट्री का बेसिक डिफिनीशन। ठीक है, अब इसमें जनरली कुछ याद रखना होगा, है ना, कि
जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये सब काम आएगा हमें फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये ड्राई एयर का वो होता है 29। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ड्राई एयर का? 29 होता है ना। वही इसका अगर हम लोग गैस कांस्टेंट निकाले किसका? ड्राई एयर का, यानी आर का मान, ठीक है, तो ये होता है 287.035 जूल पर केजी केल्विन। फिर हम लोग अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वाटर वेपर का निकाले, वाटर वेपर का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो ये होता है कितना? 18। और अगर हम लोग इसका गैस कांस्टेंट निकाले किसका? वाटर वेपर का, तो ये होता है 461.52 जूल पर केजी केल्विन। तो ये कुछ डाटा है जिसको याद रखना है, और ये खास करके आगे हमें न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। और ये कभी हो सकता है क्वेश्चन में दिया भी रहता है और नहीं भी दिया रहता है, तो ये मेमोराइज करके रखेंगे। ठीक है, तो साइकोमेट्री का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो है बेसिक गैस लॉ। बेसिक गैस लॉ फॉर मॉइस्ट एयर। देखिए, जैसा हम बताएं कि मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर दोनों ही मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब एक मिक्सिंग है। जैसे कि यहाँ पर एक अगर हम लोग एक क्लोज बर्तन में अगर यहाँ पर हम क्या लेते हैं? मॉइस्ट एयर लेते हैं। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर लेते हैं तो इसमें जो ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर दोनों मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स डाल्टन लॉ, ठीक है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो है, डाल्टन लॉ क्या कहता है कि इस मॉइस्ट एयर का जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, अब बात आती है कि इसके टोटल प्रेशर को हम कैसे मापेंगे। तो टोटल प्रेशर यानी मॉइस्ट एयर एक तरह का क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर ही है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर विदाउट पॉल्यूटेंट मॉइस्ट एयर है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में का जो हम प्रेशर मापते हैं वो सिंपल सा एक क्या लगा देते हैं यहाँ पर? एक बैरोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या लगा देते हैं? बैरोमीटर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो मॉइस्ट एयर का प्रेशर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैरोमीटर। तो इसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, यहाँ पर पीटी मान लेते हैं कि ये मॉइस्ट एयर का क्या है? टोटल प्रेशर है। तो ये बराबर होता है कि इस मॉइस्ट एयर में जो जो गैस का मिक्सचर है, यहाँ पर मिक्सचर तो सिर्फ ड्राई एयर और वाटर वेपर का है, इसके अलावा भी कुछ और रहता, तो ये जो टोटल प्रेशर है ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ऐसा हमारा गिब्स डाल्टन लॉ कहता है कि एक मतलब एक चैम्बर में या एक क्लोज्ड वेसल में जो गैस भरा हुआ है उस गैस का जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा जितना उस गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है, या जितना गैस का वो मिक्सचर है, सारे गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जो होगा, है ना, उसके समेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसे बोले कि जो इसमें ड्राई एयर मौजूद है, जितना मतलब जितना मास में ड्राई एयर है और जितना मास इसमें वाटर वेपर है, तो ड्राई एयर का के पास भी अपना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और वाटर वेपर के पास भी यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। तो ये जो टोटल प्रेशर होगा वो ड्राई एयर के पार्शियल प्रेशर और प्लस वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर के दोनों के समेशन के बराबर यहाँ पर टोटल प्रेशर होगा। ऐसा हमारा कहता है कौन? गिब्स डाल्टन लॉ। ये है बेसिक गैस लॉ और मॉइस्ट एयर या कोई भी गैस के लिए जो मिक्सचर ऑफ गैस होता है उस सब में हम लोग इस लॉ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमें पता चल गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि साइकोमेट्री टर्म के ऊपर, साइकोमेट्री टर्म के ऊपर, क्योंकि ये जो है इसमें जितना भी टर्म्स है उसके बारे में हमें डिफिनीशन पता होना चाहिए, और वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग जो है ही हमारा जो एयर कंडीशनिंग है
उसको हम ऑपरेट कर पाते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंफर्ट कंडीशन है वो किस चीज को बढ़ाना है, किसको घटाना है, ठीक है, तो फिर उससे हम प्राप्त करते हैं। साइकोमेट्री में जो सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में DBT भी कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये एक टेम्परेचर वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, एक DBT क्या है, एक टेम्परेचर वैल्यू है, यानी इसका यूनिट जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, टेम्परेचर है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, उस एयर को हम लोग मान लेते हैं कि उसको एक बर्तन या फिर एक वेसल या सिंपल मान लीजिए रूम में जो एयर मौजूद है, हम लोग इस रूम में क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मामीटर से ही हम लोग क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। तो एक ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड थर्मामीटर को हम लोग ले जाते हैं और इस जो एयर है यहाँ पर, जिस एयर, ये एयर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में तो वही जैसे बताए कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों प्रेजेंट है, तो पॉल्यूटेंट को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। जब भी स्टडी करने के लिए आएंगे तो पॉल्यूटेंट को बाहर छोड़ के ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और दो ही चीज, वाटर वेपर और ड्राई एयर से ही हमें रिलेटेड टर्म को पढ़ना है, ठीक है। पॉल्यूटेंट हमारा हम मान लेते हैं कि इसमें नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो इस रूम में या इस क्लोज वेसल में जो भी एयर मौजूद है, इस एयर में हम लोग क्या करते हैं कि थर्मामीटर का जो यहाँ पर बल्ब होता है, ये टेम्परेचर सेंसर होता है, बल्ब जो है इसी को बल्ब कहते हैं, या फिर हाँ विक हो गया, इसको एक टर्म है विक। तो ये जो थर्मामीटर का विक होता है, इसको हम ओपन करके और इस जो एटमॉस्फेरिक एयर में हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो ये एयर के टेम्परेचर को क्या करेगा, सेंस करेगा कि इस एयर में कितना टेम्परेचर है। तो जितना ये थर्मामीटर रीडिंग देगा, जो भी रीडिंग देगा 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, जो भी ये हमें रीडिंग देगा, वही टेम्परेचर जो है वो कहलाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, टेम्परेचर की वो वैल्यू है जब हम लोग किसी एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर को एटमॉस्फेरिक एयर में हम लोग क्या करते हैं कि उसको इंसर्ट करते हैं, उसको रखते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, या मॉइस्ट एयर हम लोग बोले उसमें हम लोग इसको रखते हैं, और ये थर्मामीटर जितना हमें सिंपली रीडिंग दे देता है ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। अब है कि इस मॉइस्ट एयर में चूंकि वाटर वेपर का भी प्रेशर है, यहाँ पर अभी ये क्या है, दो टर्म होता है, एक होता है सैचुरेशन और एक होता है अनसैचुरेशन, ठीक है। इस चीज को हमें जानना जरूरी है। सैचुरेशन क्या हो गया, सैचुरेशन ये हो गया कि जैसे एयर का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एयर जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो भी मौजूद है, ठीक है, उस एयर में वाटर वेपर की भी क्वांटिटी है। तो वाटर वेपर जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी ऐसा हम लोग बोले कि कोई भी ड्राई एयर जो कि अभी सैचुरेटेड नहीं है, वो अभी अनसैचुरेटेड है, यानी कि उसके पास अभी और वाटर को अपने अंदर रखने की क्षमता है, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड एयर हो गया। यानी कि जो भी ड्राई एयर मौजूद है, ड्राई एयर जो भी मौजूद है, इसमें अगर हम लोग वाटर को मिक्स करते जाते हैं, ठीक है, जब तक ये इसमें वाटर वेपर को ये अपने अंदर मतलब कंप्लीटली रख लेता है, तब तक वो अनसैचुरेटेड है। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो मैक्सिमम अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद इसके पास क्षमता नहीं है कि ये वाटर वेपर को अपने अंदर मिक्स करके रख सके,
तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि वो अब सैचुरेट हो गया। ठीक है, तो इस मॉइस्ट एयर में यहाँ पर जो भी एयर मौजूद है और इस एयर में जितना ही वाटर वेपर है, अभी हो सकता है कि इसके पास अभी और वाटर गेन करने की क्षमता हो या फिर फुली गेन कर चुका हो, जो भी कंडीशन है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो भी इसमें एयर है, मॉइस्ट एयर, इसमें जितना ही अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, जितना ही वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट है, इस वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा, इस वाटर वेपर का क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारा सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर, ये इसमें वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर को कहलाएगा क्या, इसको हम ऐसे बोलेंगे सैचुरेटेड सैचुरेटेड प्रेशर। इसको हम लोग PS से डिनोट करते हैं एट DBT। इसको हम क्या कहेंगे कि DBT पर ये PS जो है सैचुरेटेड प्रेशर है। फिर से बोल देते हैं कि मॉइस्ट एयर में अब जितना ही अमाउंट में वाटर वेपर मौजूद है, ठीक है, वो वाटर वेपर के पास अपना जो भी पार्शियल प्रेशर है वो उसका सैचुरेटेड प्रेशर कहलाता है एट DBT। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर सैचुरेटेड है ना। हालांकि इसकी कैपेसिटी अभी और है, वाटर गेन करने का भी और है, लेकिन उस टेम्परेचर पर जो पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का, वो उसका सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कहलाता है। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। वो क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ये क्या है, इसको शॉर्ट में WBT कहते हैं। ठीक है, WBT कहते हैं। इसमें हम इसको समझने के लिए ऐसे हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर हम एक थर्मामीटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक थर्मामीटर लेते हैं और इसके अंदर अभी अपना एयर जो है तो वो भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अपना एयर भरा हुआ है, तो अभी जो ये रीडिंग दे रहा है वो हमारा जो रीडिंग दे रहा है वो अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर का रीडिंग दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस थर्मामीटर का जो यहाँ पर विक है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है विक, इसको हम क्या कर देते हैं, भिंगा देते हैं। पूरा क्या कर देते हैं, भिंगा देते हैं। और यहाँ से क्या है कि एक अनसैचुरेटेड एयर, यहाँ से क्या है, अनसैचुरेटेड एयर को पास करवाते हैं इसके ऊपर से। तो ये अनसैचुरेटेड एयर इस विक में आएगा, टच करेगा, टच करेगा तो इस विक के वाटर का क्या होगा, यहाँ पर ये इसके वाटर को ये एयर अपने अंदर कुछ मिक्स कर लेगा, यानी यहाँ पर वाटर का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन के कारण ये अभी रेफ्रिजरेशन में हम लोग पढ़े थे कि वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे हमारे शरीर से स्वीट का निकलना, जब हमारे शरीर से स्वीट निकलती है और उसमें थोड़ा सा ही अगर हवा, गर्म हवा भी अगर वहां से बह जाती है, ठीक है, तो फिर वो हवा जब हमारे शरीर से टकराती है तो हमारा स्वीट इवेपोरेट करता है और हमारे बॉडी को वहां पर कूलिंग इफेक्ट जैसा महसूस होता है। वही चीज यहाँ पे है, जब ये अनसैचुरेटेड एयर इस भींगा हुआ विक से जब ये पास करेगा तो यहाँ पर वाटर का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, और ये एयर जो एयर इस विक से टच करके आया है वो बाहर जो आएगा वो एज एक सैचुरेटेड एयर में क्या आएगा, सैचुरेट होकर के वो बाहर आएगा। तो यहाँ पर इस कूलिंग इफेक्ट के कारण ये थर्मामीटर का रीडिंग जो है कुछ डाउन होगा, कुछ फॉल करेगा। ठीक है, तो अब जो ये रीडिंग दे रहा है यहाँ पर थर्मामीटर, जो अब यहाँ पर रीडिंग दे रहा है, जब हम लोग अनसैचुरेटेड एयर को उसके वेट विक से पास करवाते हैं तो वाटर के इवेपोरेशन के कारण इस विक पर एक कूलिंग इफेक्ट आता है और ये इस प्रकार से कूलिंग होगी, ये अनसैचुरेटेड एयर जो है वो विक से जो पास कर रहा है वो सैचुरेट हो जाए, तब जाकर के जो ये थर्मामीटर हमको रीडिंग देगा टेम्परेचर का, वही टेम्परेचर का रीडिंग जो है वो उसका WBT वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर का डेफिनेशन हो गया। तीसरा जो इसमें है
वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसमें क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को सिंपली डीपीटी कहते हैं। ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया। अब ये है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एयर लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक मॉइस्ट एयर मौजूद है, ठीक है, मॉइस्ट एयर मौजूद है। इस वेसल को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी एयर है, इस एयर को हम लोग कूलिंग जो है तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस एयर को हम ठंडा करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो ड्राई एयर है, इसमें चूंकि ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों मौजूद है यहाँ पर, तो जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या जो भी ड्राई एयर गैस है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वो गैसियस स्टेट में ही रहता है। इसको हम चाहे कितना भी कूल कर दे, ठीक है, ये क्या होगा, अपना जो इसका स्टेट होगा वो गैसियस रूप में ही होगा। लेकिन वाटर वेपर जो है ये अभी क्या है, गैसियस स्टेट में है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इसको कूल करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो भी वाटर का मॉइस्चर इसमें मौजूद है, वो मॉइस्चर अगर कूल होता है, तो ये मॉइस्चर अगर एक सर्टेन मतलब लिमिट तक कूल होने के बाद ये गैस से क्या बन जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वैसा टेम्परेचर मतलब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि जब हम इसको कूल करते जा रहे हैं, कूल करते जा रहे हैं, और एक टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी आएगी यहाँ पर कि जिस टेम्परेचर से लिमिट से अगर अब थोड़ा भी अगर कूल हुआ, तो ये वाटर वेपर जो है अब ये वाटर यानी लिक्विड के रूप में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये वाटर वेपर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। वही हो गया डीपीटी, है ना। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि गर्मी के सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्लास लेते हैं और एक ग्लास में यहाँ पर काफी ठंडा जो है तो क्या रख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं। यहाँ पर क्या रख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो देखते क्या है कि कोल्ड ड्रिंक रख दिए, तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमको यहाँ पर आउटर सरफेस पर ग्लास के बाहर जो है यहाँ पर बूंद बूंद जैसा पानी जो है तो वो आ गया है। अब ये कहेंगे कि क्या ग्लास मेरा लीक कर रहा है जो यहाँ से पानी आ गया, जबकि जब हम कोल्ड ड्रिंक नहीं डाले थे तो ये पूरी तरह से सूखा हुआ था। अब जैसे ही इसमें ठंडा कोल्ड ड्रिंक डाल दिए तो ये इसके आउटर सरफेस पर पानी का बूंद आ गया। तो आखिर ये बूंद कहाँ से आ गया, तो ये बूंद जो आया है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, तो ये एयर जैसे ही ये जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक डाले इसमें बहुत ठंडा था, तो ये एयर इस ग्लास के कांटेक्ट में आया, ग्लास भी ठंडा हो गया इस कोल्ड ड्रिंक के कारण। ये ग्लास क्या हो गया, काफी कूल हो गया। तो अब इससे जो सटा हुआ एयर या आउटर सरफेस पर जो एयर मौजूद है, तो इस एयर में तो वाटर वेपर भी मौजूद है। तो ये वाटर वेपर जो भी ग्लास के कांटेक्ट में आया, तो इस ग्लास के कूलिंग इफेक्ट के कारण जो एयर का वाटर वेपर है वो कूल हो गया। और कूल होने के ये इतना कूल हो गया कि एक ये कंडेंस कर गया। ये क्या कर गया, कंडेंस कर गया। और ये कंडेंस करके ये जो वाटर वेपर जो पहले वेपर के रूप में एयर में मौजूद था, वही वेपर अब इस ग्लास के सरफेस पर लिक्विड ड्रॉप के रूप में आ जाता है ना। तो ये वाटर कहीं से ये मतलब ड्रॉप का ये लीक करके नहीं आया ये, बल्कि ये एटमॉस्फेयर का में जो मौजूद एयर का के पास जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर इस ग्लास के कांटेक्ट में आने के कारण वो मॉइस्चर कूल हुआ। और उस मॉइस्चर के कूल होने के कारण वो इतना कूल हो गया कि वो अपने डीपीटी टेम्परेचर को गेन कर लिया। यानी कि जब वो मॉइस्चर डीपीटी टेम्परेचर को गेन कर लेगा, तो फिर वो कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है।
तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर वाटर वेपर जो है अगर उससे बिलो कूल करते हैं तो उस टेम्परेचर के बाद वो कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो अब है कि अब यहाँ पर जो एयर मौजूद है, अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर जो एयर मौजूद है अगर इसकी टेम्परेचर डीपीटी है, मतलब अब ये जस्ट वाटर कंडेंस करने वाला है, अभी जस्ट डीपीटी पॉइंट पर है ये एयर, तो इसमें जो वाटर वेपर जो मौजूद है अभी जस्ट वेपर ही है, लेकिन अब थोड़ा सा भी कूल हुआ तो ये लिक्विड बन जाएगा। तो इस समय जो इस वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, वही एक पीवी कहलाएगा, यही पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट डीपीटी हम लोग कहेंगे। तो ये पीवी से इसको हम डिनोट करते हैं। जब डीपीटी का जो पार्शियल प्रेशर हो गया वाटर वेपर का, उसको हम पीवी यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट डीपीटी, तो ये भी टर्म को हम याद रखेंगे। तो हम लोग आज 3 टर्म पर हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में।